जब आप इस फोन का लॉन्च इवेंट देखोगे आप बोलोगे ये क्या बना दिया है, ये दोनों तो सेम है। लेकिन जब आप इस फोन को एक्सपीरियंस करोगे आप बोलोगे ये क्या बना दिया है। तो ये है Samsung S23 Ultra। डब्बे में चार्जर और हेडफोन जैक को छोड़ के सब कुछ मिलता है, यानी कि कुछ भी नहीं मिलता। तो इस सब पे टाइम वेस्ट ना करते हुए फोन पे आते हैं। मुझे इसके साथ खेलते हुए 4-5 दिन हो गए हैं एंड मैं पर्सनली पहली बार Samsung के टॉप नॉच फोन को यूज कर रहा हूँ। तो मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगा कि जब आप एक मिड रेंज से अल्ट्रा फ्लैगशिप पे जाते हो तो उसमें कितना फर्क आता है। इसके साथ साथ मेरे पास S22 Ultra भी है, तो थोड़ी बहुत चीजें कंपेयर भी करेंगे। एंड जितना मैंने S23 Ultra को यूज किया है उसके बेसिस पे बहुत से फीचर्स ऐसे हैं दैट स्टैंड आउट टू मी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो थोड़ी सी अजीब है। दोनों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका ये डिजाइन। अब ये एक थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है। देखो डिजाइन पे कॉम्प्रोमाइज तो हुआ है क्योंकि 22 Ultra और 23 Ultra ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। स्क्रीन का कर्व रिड्यूस हुआ है जिसकी वजह से फोन थोड़ा बॉक्सी हो गया है और नीचे की तरफ ये एक माइक एक्स्ट्रा है। तो क्या आप Samsung भी 15 साल तक सेम डिजाइन रिपीट करता रहेगा ताकि वो डिजाइन के फोरफ्रंट से पैसे बचा ले? नहीं, मुझे नहीं लगता। एक साइड इसको देखने की ये है कि Samsung ने लाइनअप को थोड़ा मैच करने के लिए ऐसा किया है। एंड सेकेंडली अगर डिजाइन सेम है तो उन्हें बाकी चीजों पे काम करने का फ्रीडम मिल गया क्योंकि डिजाइन पे उतना पैसा नहीं लगा। लेकिन एक चीज है, जो ये ग्रीन कलर है, Samsung इसके ऊपर इको फ्रेंडली के बहुत सारे नारे लगा रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो पीछे का कलर है ये नेचुरल डाई है। अब Samsung ने बोला और सबने मान लिया कि ये 100% नेचुरल है, जबकि है 10% ही। सो देयर्स दैट। बाकी फ्रंट और बैक दोनों साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है जो कि पहले के कंपैरिजन में ज्यादा ड्यूरेबल है। कैमरा मॉड्यूल भी पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, बाकी डिजाइन सेम है। लेकिन इस डिजाइन को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद उसकी जगह जो हमें इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती हैं वो काफी सॉलिड है, जैसे कि इसकी परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस वाइज नॉर्मल यूसेज में कोई भी दिक्कत नहीं है। S22 Ultra के कंपैरिजन में एनिमेशंस वगैरह भी पॉलिश लग रहे हैं, लेकिन बहुत रेयरली ही सही, लेकिन मुझे हल्के हल्के स्टटर्स दिखे हैं। जैसे अगर होम स्क्रीन पे टैप करके होल्ड करते हैं तो एनिमेशन अटकता है। 2-3 बार करने के बाद नहीं होगा, लेकिन कुछ देर बाद ये फिर से होता है। इसके अलावा फोन स्मूथ भी है और फास्ट भी है। प्रॉपर प्रीमियम एक्सपीरियंस और प्रीमियम पैसे। जिसको भी थ्रॉटल टेस्ट में इंटरेस्ट है तो ये S23 Ultra का ग्राफ है और ये 22 Ultra का है। आप 23 Ultra वाले में देख सकते हो कि वो ऑलमोस्ट ग्रीन है, यानी कि सब कुछ बढ़िया है। गेमिंग साइड में भी मैं इसमें गेंशिन इम्पैक्ट खेल रहा हूँ एंड अभी तक कोई भी लैग या ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। गेम मैक्स सेटिंग्स पे चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। एंड ये सेम एक्सपीरियंस मुझे PUBG के साथ भी मिला है। उसमें भी अभी तक जितना भी मैंने खेला है मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। फोन बहुत ही हल्का सा वार्म होता है, हीट होने का कोई आसार मुझे नहीं दिखा। लाइक इट रिफ्यूजेस टू हीट। स्टोरेज की बात करें तो इंटरनल स्टोरेज के साथ आजकल एक नया झोल चल रहा है। हो ये रहा है कि अगर आप 128 GB वाला मॉडल लेते हो तो आपको 256 GB वाले के कंपैरिजन में स्लो स्टोरेज मिलती है। और स्टोरेज का रोल सिर्फ पेट फोटोज रखने के लिए नहीं होता, आपकी एप्स भी स्टोरेज में ही होती है, तो लोडिंग टाइम बढ़ता है अगर आपकी स्टोरेज स्लो है तो कंपनीज ने एक नया तरीका निकाला है पैसे बचाने का और आपसे महंगा प्रोडक्ट खरीदवाने का। ऑल्दो 23 Ultra में तो स्टोरेज शुरू ही 256 GB से होती है, तो यहाँ पे तो सब में ही UFS 4.0 स्टोरेज है जो कि फास्टेस्ट है। लेकिन S23 के बेस मॉडल के साथ ये झोल है और OnePlus 11 के साथ भी ये झोल है। बाय द वे OnePlus 11 का भी होपफुली एक प्रॉपर रिव्यू आएगा। फ्रंट में तो इसकी डिस्प्ले सेम लाइक एग्जैक्टली सेम 22 Ultra वाली है, बिल्कुल माइनर सा फर्क है। ये एक 6.8 इंच की 1440p 120 Hz डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले है जो कि सेम है। HDR10+ वगैरह सब सपोर्ट करता है और ब्राइटनेस 1750 निट्स की है जो कि पिछले साल वाली सेम है। आउटडोर विजिबिलिटी में अगर इस फोन में इश्यूज आने लगे तो फिर बचेगा ही क्या, आउटडोर में क्लियरली विजिबल है। तो अगर सब सेम है तो फर्क क्या है? हल्का सा कलर्स का फर्क है। नए वाली थोड़ी सी ब्लू साइड में है। इवन अगर आप कैलिब्रेट करने की कोशिश भी करोगे तो भी मैच नहीं कर पाओगे। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी बिल्कुल सही जगह पे है और ये नॉर्मल सेंसर से ज्यादा सिक्योर होता है। अब स्क्रीन थोड़ी बहुत कर्व्ड है तो एक्सीडेंटल टचेस का क्या सिनेरियो रहता है वो मैं आपको फुल रिव्यू में बताऊंगा। अभी के लिए मुझे एज सच एक्सीडेंटल टचेस के साथ कोई ऐसे इशू नहीं हुआ। इसी के साथ हमारे पास S Pen भी है एंड जेन्युइनली स्पीकिंग ये काफी अंडररेटेड है। लोग कहते हैं कि वो इसका बिल्कुल भी यूज नहीं करते, लेकिन काफी सारी चीजें हैं जिसमें ये काम आ जाता है। जैसे कि अगर आपको ग्रुप फोटोज लेनी है तो उसमें काम आ जाएगा, या फिर अगर फोन में गाने चल रहे हैं और अगर आपके हाथ में S Pen है तो आप दूर से ही जेस्चर्स से गाने बदल पाओगे। और लेटेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा फील ही नहीं होता कि आप एक स्टाइलस से लिख रहे हो, मतलब बिल्कुल जीरो लैग है। मुझे पता है आपको इस सब से कोई मतलब नहीं है, कैमरास पे आते हैं। तो सेल्फीज 22 Ultra के कंपैरिजन में बेटर है
क्योंकि स्किन टोन बेटर है और डायनेमिक रेंज भी आप देख सकते हो। सन के आगे सन के पीछे कहीं भी चले जाओ सब कुछ बैलेंस्ड है। S22 अल्ट्रा में आपको 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता था, लेकिन इस बार उसको 12 मेगापिक्सल पे डाउनग्रेड कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद डिटेल्स 23 अल्ट्रा में ज्यादा है और रियर कैमरा जो कि 200 मेगापिक्सल का है उससे फोटोज ऑब्वियसली बहुत अच्छी आती हैं। सैमसंग अपने पंची कलर्स दिखाता है जो कि आई प्लीजिंग लगते हैं। वाइड एंगल में और मेन सेंसर में कोई कलर शिफ्टिंग भी नहीं होती, बिल्कुल इक्विवेलेंट कलर्स होते हैं दोनों में। और जूम को हम कैसे भूल सकते हैं, इस फोन की जूम कैपेबिलिटीज हम सब जानते हैं और वो दिखती भी हैं। 10x 30x को तो ये कुछ समझता ही नहीं है, वहां तक फोटोज काफी शार्प रहती हैं। 100x वाली फोटोज 22 अल्ट्रा के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर हो चुकी हैं, उसमें नॉइस कम है। लेकिन क्या 100x आपके रोज काम आएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस दिन आया उस दिन आप इसकी कैपेबिलिटीज को बहुत अप्रिशिएट करोगे। कैमरा शटर की स्पीड फास्ट जरूर है, लेकिन आईफोन लेवल पे शटर अभी भी नहीं पहुंचा। पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन पे कोई संदेह नहीं है, वो DSLR वाली फील देता है। आप कंपैरिजन भी देख सकते हो। एक छोटी सी दिक्कत जो मुझे दिखी, अगर आप रात को कैमरे को जूम करने की कोशिश करोगे तो व्हील पहले घूमता है और जूम बाद में होता है। बट नाइट मोड फोटोज आती अच्छी हैं। अगर थोड़ी सी भी लाइट मिले तो ये नॉइज वगैरह को रिड्यूस करके बहुत ही क्लीन फोटोज देता है, फिर चाहे ह्यूमंस की हो चाहे ऑब्जेक्ट्स की हो, कुछ भी हो। बाकी आपको कैमरा में खेलने के लिए बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये डायरेक्टर्स व्यू है जिसके अंदर आप सारे कैमरास को एक साथ देख सकते हो, और ये एक्सपर्ट रॉ भी अब कैमरा ऐप के अंदर ही है, जिससे कि 50 मेगापिक्सल पे रॉ फोटोज लेके आप बाद में ग्रेड कर सकते हो। वीडियो क्वालिटी पे आप देखोगे तो वो भी इसमें इंप्रूव हुई है। अब आप 8K 30 FPS तक शूट कर सकते हो, पहले 24 ही था, और ये कोई क्रॉप भी नहीं करता, बस क्योंकि 8K फाइल है तो ये स्टोरेज ज्यादा लेती है। इवन स्टेबलाइजेशन भी अगर आप देखोगे तो ये कहता है ना, मैं फुटेज खराब होने नहीं दूंगा। वीडियो काफी ज्यादा स्टेबलाइज रहती है, चाहे आप भागो कूदो जो मर्जी करो। और अभी तक हमने अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन वाला मोड तो ऑन भी नहीं किया, ये डिफॉल्ट वाली ही इतनी अच्छी है। इवन सेल्फीज में अब आप HDR10+ में शूट कर सकते हो और उससे डेफिनेटली डायनेमिक रेंज में फर्क आता है, आप डिफरेंस देख सकते हो। इवन पोर्ट्रेट वीडियोस भी अब यूजेबल बन चुकी है, क्योंकि अब आप उसे 4K में शूट कर सकते हो। पहले ये सिर्फ 1080p पे रिस्ट्रिक्टेड थी और एजेस भी इस बार बेटर दिख रही है। वीडियो क्वालिटी में तो आप चाहे स्किन टोन देखो, कलर्स देखो, डिटेल्स देखो, हर एक चीज में ये 22 अल्ट्रा से ऊपर आ चुका है। तो क्या ये 14 Pro Max की वीडियो क्वालिटीज को बीट कर सकता है? मैंने साइड बाय साइड तो नहीं देखा, लेकिन आई डोंट थिंक सो, पर हमने लीप बहुत बड़ी ली है। सो टीम एंड्रॉइड W। अब वैसे तो कैमरा में एक मेजर इंप्रूवमेंट दिख रही है, लेकिन कोई बोल्ड स्टेटमेंट देने से पहले मैं इसे और टेस्ट करना चाहूंगा। ये फिलहाल मेरे अर्ली इंप्रेशंस है। एंड सॉफ्टवेयर साइड में इसमें One UI है, एंड ये अब वो UI बन चुका है जिसके आसपास कोई नहीं है। या तो फिर एक अलग लीप में स्टॉक एंड्रॉइड है या फिर One UI है। ये UI आपको हर उस चीज का फ्रीडम देती है जिसके लिए आप एक एंड्रॉइड फोन खरीदते हो। हर एक चीज जो आप सोचो वो कस्टमाइज की जा सकती है। अब तो लॉक स्क्रीन में आप वो iOS वाली फील भी ले सकते हैं। अब One UI वैसे तो गॉड टायर स्किन है, लेकिन इसमें एक दो चीजें हैं जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। अब ऑब्वियसली फोन में कोई एड्स वगैरह नहीं है, लेकिन ये गैलेक्सी स्टोर को आपके ऊपर थोपेगा। जैसे ग्लोबल सर्च में रिजल्ट प्ले स्टोर का सजेशन नहीं देता, वहां सिर्फ गैलेक्सी स्टोर का ही देता है। सैमसंग अपनी एप्स तो आपको भर भर के देता है, और कुछ माइक्रोसॉफ्ट की एप्स और स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स जैसी एक दो एप्स और है, पर हर UI ही अपनी एप्स देता ही है, सो देयर इज नथिंग न्यू। लेकिन सैमसंग वाली एटलीस्ट औरों की तरह क्रिंजी नहीं है। छोटे मोटे सॉफ्टवेयर फीचर्स भी ऐड हुए हैं, जैसे कि अगर आप फोटोज के अंदर सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड करोगे तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। हम सबको पता है कि ये फीचर कहां से आया है। और बिक्सबी कॉल्स वगैरह एक्सेप्ट करके सामने वाले से बात कर सकती है। ऑल्दो ये फीचर अभी सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, लेकिन एक दिन हम इसे हिंदी में भी शायद से इस्तेमाल कर पाएंगे। और अपडेट्स के मामले में इट्स द सेम व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सैमसंग फ्लैगशिप। 4 years of Android updates and 5 years of security patches। स्पीकर्स के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना, वो बिल्कुल टॉप नॉच है। चाहे आप बेस की बात करो, चाहे आप वोकल्स की बात करो, मिड्स, हाइस, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर है। अल्टीमेटली काफी पंची साउंड है और अभी तक मुझे कोई शिकायत नहीं है। 22 अल्ट्रा के कंपैरिजन में क्लियरली दिखता है कि स्पीकर थोड़ा बेटर है, आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है और उसके कंपैरिजन में लाउड भी हो चुकी है। अब वो चीज जिस पे मैं वैसे तो कमेंट नहीं करना चाहता, पर मैं आपको बता जरूर देता हूँ, बैटरी लाइफ। क्योंकि नंबर 1 मैंने 22 अल्ट्रा पर्सनली यूज नहीं किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि 8 Gen 1 की वजह से पिछले साल इसकी सबसे बड़ी शिकायत बैटरी लाइफ ही थी। ऑल्दो बैटरी कैपेसिटी 23 अल्ट्रा में पिछले साल के सेम ही है, 5000 mAh, लेकिन जो कूलिंग सिस्टम है
वो 2.5 टाइम्स बड़ा हो चुका है। और One UI 5.1 भी बैटरी लाइफ को बचाने में काफी हेल्प कर रहा है और 8 Gen 2 तो है ही। इतना सब होने के बाद भी स्क्रीन ऑन टाइम लगभग 5-5.5 घंटे का ही है। फोन सारे टाइम ऑटो ब्राइटनेस और क्वाड HD रेजोल्यूशन पे था और मैंने हमेशा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी ऑन ही रखा है। अभी के लिए ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगेगा, लेकिन फोन मेरे यूसेज पैटर्न्स को 1-2 हफ्तों तक समझेगा, उसके बाद बैटरी लाइफ 100% इंप्रूव होगी। एंड इस रेजोल्यूशन पे आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू टच एटलीस्ट 6.5 to 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम। इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता, इसकी बात हम फुल रिव्यू में ढंग से कर लेंगे। चार्जिंग के स्टैंड पॉइंट से बॉक्स के अंदर कोई चार्जर नहीं है और ये फोन 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है अगर आप उसे फास्ट मानते हो तो। लेकिन सैमसंग का 25 वॉट वाला अडेप्टर फोन को 1 घंटे के आसपास में फुल चार्ज कर देता है। 45 वॉट के साथ टेस्टिंग अभी बाकी है। अब ये मेरे इस फोन को लेके 4-5 दिन के थॉट्स हैं। फुल रिव्यू हम आराम से करेंगे और आपके जितने भी सवाल थे उनमें से काफी सवालों के जवाब मैं आपको फुल रिव्यू में ही दे पाऊंगा। उसके अलावा अगर आपका 23 अल्ट्रा से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके रिव्यू से पहले मैं आपको OnePlus 11 का फुल रिव्यू देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए वो एक अच्छा फोन बन सकता है। बट फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।